तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल बॉन्डिंग। देखिए स्पेशल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आते हैं, आप इनको नॉर्मल बॉन्डिंग का कुछ थोड़ा डिफरेंट एक्सेप्शनल केस भी कंसीडर कर सकते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और चलिए देखते रहिए, समझते रहिए, मजा आएगा आपको। ओके, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है? तो एक पहले छोटा सा आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, जब हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था उस केस में हमने कुछ ऐसे कंपाउंड देखे थे जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। कोई एग्जांपल बताओगे उनमें से किसी एक का? टेल मी एनी एग्जांपल। NO2, वेरी गुड खुशी। NO, ठीक है, बिल्कुल सही है। NO, NO2 और भी बहुत सारे हैं, ClO3, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो मैं उनमें से कोई एक ऑड इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल पहले पिक कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या और बात करनी है। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा पहले मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेट्स से NO2 ले लिया बेटा। ठीक है, अब NO2 को लेके मैं आपसे बेसिक बात ये करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, ओके बच्चों, कि NO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या कहेंगे आप? आपसे कोई ये छोटा सा सवाल पूछता है कि NO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। NOB बिल्कुल है ऑड इलेक्ट्रॉन, तो बहुत लोग NOB कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। NO2 का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछता तो क्या कहते हैं? क्या लगता है? आपसे कोई पूछते सेफ अंकित कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके, SP, और कोई कुछ कहना चाहता है? Hybridization is not defined on all electron species, very good। तो इसका एक बार मैं स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ और समझते हैं क्या है कहानी। तो नाइट्रोजन के बाहर डेफिनेटली आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर बना देता हूँ, 2 3 4 5, ठीक है बेटा। अब इसमें ऑक्सीजन के साथ एक साइड से तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और दूसरे साइड से भी ऑक्सीजन ही आ जाएगा। तो मैं ये लोन पर दूसरा ऑक्सीजन ऐसे कोऑर्डिनेट से कर रहा है, और ये जो यहाँ पर ऊपर बच गया है इसे मैं ऑड इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, या फिर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब दिक्कत यह है कि आप इस सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि क्या हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लें सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो नहीं, आप सिग्मा प्लस लोन पेयर की ही बात करते हैं। तो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में आप काउंट नहीं करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने को कंफ्यूजन है कि अगर ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन पेयर होता तो डेफिनेटली आप sp2 कह देते हैं, बट अगर कुछ लोग सोचें कि उसको छोड़ देते हैं और बाकी इधर सिग्मा काउंट कर ले, तो sp भी सोचा जा सकता है। तो देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन sp और sp2, ठीक है। वैसे मैंने आपको, जब ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइजेशन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सच्चाई में तो डिफाइन ढंग से नहीं किया जाता, ठीक है। तो दैट इज ट्रू, बट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के कुछ पर्टिकुलर केसेस में कई बार हाइब्रिडाइजेशन और शेप से एसोसिएटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक बात है अपनी। तो अब उसको लेके मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, क्या है समझिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि यूजुअली hybridization is not defined usually hybridization is not defined for odd electron species because the odd unpaired electron is present विल कम टू दैट उमंग कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे मैंने क्यों बना दिया है, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं भी बनाएंगे तब आप सिंपल सा आपको एक डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, बट वहां पर फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि
अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ और डी ऑर्बिटल है नहीं, डबल बॉन्ड कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ सिग्मा के साथ शेयर्ड है, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। यहाँ पर अगर मैं इसको एक डबल बॉन्ड ऐसे बना दूं और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके भी बना सकते हैं, बट कहानी उसी तरह की है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गायब है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बनाने में यूज हुआ और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके ऊपर रहेगा। कुछ इसी टाइप का अरेंजमेंट आप ऐसे और ऐसे जिसमें भी कंफर्टेबल है बना लीजिए। बट कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे चल के हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ेंगे कि डोनेशन की कहानी पूरी तरह से तब नहीं होती जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पीछे एक लॉजिक है। बट नो प्रॉब्लम, हम ऐसे भी इसको डील कर सकते हैं, ऐसे भी डील करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना चुका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा होगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कमी होगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो एनीवेज वी कैन डू दैट। ठीक है, चलिए। So usually hybridization is not defined for odd electron species because the odd unpaired electron is present in high energy level. तो अगर कोई आपसे लॉजिक पूछे so it cannot intermix। ठीक है, तो नॉर्मल कहानी तो ऐसी है बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन यूजुअली डिफाइन नहीं होता है, इंटरमिक्स नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, हायर एनर्जी लेवल पे अवेलेबल है। बट एक चीज है यहाँ पे, वो चीज क्या है कि अगर आप के ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के आसपास खूब सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए रहे, तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन खींचने के प्रोसेस में जो ऑर्बिटल है जिसके अंदर जो ऑड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ज्यादा बेटर होगा, और फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लायक बन जाता है। पहले एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, दैट इज दिस इज अ स्पेशल केस इफ central atom is surrounded by more electronegative elements, then it develops a partial positive charge जो आपको पता है, and there is contraction seen in orbital which allow the orbital to participate in hybridization। ठीक है, अब इसका क्या फंडा है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि इसका फंडा एक्चुअली क्या है। देखिए, कहा कि अगर सेंट्रल एटम के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डेफिनेटली सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेंगे, और जिसके कारण ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन सा कुछ आ जाता है और वो पार्टिसिपेट कर जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझिए। अगर मैं CH3 डॉट ले लेता हूं, ये CH3 डॉट जो है, मैं तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है और एक यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो फ्री रेडिकल भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। इसके साथ एक कंपाउंड लेने मैंने CH2F, अब एक हाइड्रोजन हटा के F जोड़ दिया, फिर 2 हाइड्रोजन हटा के F जोड़ दिया और लास्ट में CF3 डॉट कर दिया। ठीक है, अब ये देखने को मिला है बेटा कि इस केस में अगर आप देखें तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन को सिग्मा में काउंट नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ विच ये तो sp2 रहता है, बट यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी हाइब्रिडाइजेशन या इसका नेचर sp3 टाइप का हो जाता है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग
एटम बढ़ रही है, जिसके कारण टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए sp2 का कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है और sp3 इंक्रीज कर रहा है। देखा यह गया है कि CH3 डॉट जो है ये प्लेनर टाइप का होता है, बट CF3 डॉट जो होता है वो पिरामिडल सा बन जाता है, पिरामिडल या फिर टेट्राहेड्रल टाइप का कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लेफ्ट में या फिर सराउंडिंग सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ रहे, तब वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था जिसको हम काउंट नहीं कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा रहे थे, उसको भी हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा देते। ठीक है, बात आ रही है क्या बच्चों समझ में? इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मैं एक्चुअली आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर सेंट्रल एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन, अब किस में क्या देखना है वो मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा कि कौन सा आपको ध्यान में रखना है, बट क्या लॉजिक समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगल बगल में है, सो बिकॉज ऑफ दैट एक कॉन्ट्रैक्शन सीन होता है और वो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाता है। तो आप sp2 एक्सेप्ट कर रहे थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो sp3 में चला गया है, या फिर sp से हो सकता है sp2 में चला गया। उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देके दिखाता हूँ, तो जस्ट ऑन पढ़ी, पहले बता दीजिए सबको क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब जैसे देखो तनीषा बेटा, देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को ही देखो, इस एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर है। इस एग्जाम्पल में क्या था कि CH3 डॉट में जो था एक जो इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठा हुआ है, हम इसको sp3 इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि ये लोन पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट जैसे जैसे हाइड्रोजन हट के फ्लोरीन लगते जा रहा है, वैसे वैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते जा रही है, जिसके कारण ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, ऐसा याद रखना है अपने। ठीक है, तो अगर सराउंडिंग में खूब सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहे हैं या फिर सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तब आप इसको भी एक सिग्मा की तरह काउंट कर सकते हैं, इसको भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह या लोन पेयर की तरह काउंट कर सकते हैं। जबकि अगर नहीं है सराउंडिंग में तब नहीं कर पाएंगे। तो यही छोटी सी बात याद रखनी है अपने को। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, जैसे अगर बात NO2 की हो रही थी बेटा, तो NO2 के बारे में अब हम कमेंट करेंगे कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ इस टाइप का, जैसे भी हम कहानी यहाँ पे दिखा रहे हैं, और तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको जो sp लग रहा था ये sp ना होके sp2 टाइप का बिहेव करता है और ये प्लेनर दिखता है। उसी तरह से एक और कंपाउंड में दिखा दूं आपको, ClO3 डॉट, इसमें क्या है कि क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन के साथ बना लिया और एक ऑड इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठा हुआ है। ये वही वाला ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा जो यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो डेफिनेटली 7 इलेक्ट्रॉन थे इस सिस्टम में। अब यहाँ पर ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सो डेफिनेटली हम भी कह देंगे कि ये भी पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो आप इसको sp2 ना कह के अब sp3 टाइप कहेंगे और ये पिरामिडल हो जाएगा। बहुत ही कम एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा पूछे गए हैं। ये दोनों एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया और मिल रहा होगा कि कहानी एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। दूसरी चीज ये है बेटा कि जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं बच्चों। ये सारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है वो टेक्निकली पैरामैग्नेटिक है। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली पैरामैग्नेटिक। क्या ये कह सकते हैं, बताइए? क्योंकि वो जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठा हुआ है बेटा, उसको पेयर्ड सिस्टम में तो है ही नहीं, वो तो है ही अनपेयर्ड। ये वाला ये सब अनपेयर्ड ही है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दिखे आप पक्का कह देंगे कि ये पैरामैग्नेटिक ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अब एक दो छोटी मोटी चीजें और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि कई बार बेटा क्वेश्चन में इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि आप
ऑड इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल को डाइमराइज क्यों कराते हैं? तो एक फंडा डाइमराइजेशन का मैं आपको दिखाऊं। NO2 जो मॉलिक्यूल है ये ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ये अभी हमने सबने देख भी लिया। अब होता क्या है, देखने को ये मिला है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही दो मॉलिक्यूल ऑफ NO2 जो है टेम्परेचर जैसी थोड़ा डिक्रीज करते हैं, ये डाइमराइज करके N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है, डाइमराइजेस। अब ऐसा क्यों होता है ये थोड़ा सा समझना है अपने। तो देखिए NO2 जो था बेटा ये sp2 ऊपर हमने डिसाइड कर लिया कि sp2 है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो अब N2O4 जब बनेगा तो होगा क्या, वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखो NO2 में कहानी कुछ ऐसी थी बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अनपेयर्ड सिस्टम। तो दीज एंड दीज टू आर अनपेयर्ड सिस्टम, बेसिकली हम ये कह ही सकते हैं। एग्जाम्पल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जस्ट मिनट, ये पहले समझ लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल, और अगर बच्चों इसी के क्रॉस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके क्रॉस यहां पर अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, ये आपस में अगर शेयर कर लें तब वो पेयर्ड हो जाएगा, और पेयर्ड हो गया तो ज्यादा स्टेबल है, तो बढ़िया है। तो देखो N2O4 जो होता है वो यहीं से कुछ ऐसी कहानी बना देता है। N और N के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया है, अब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस नहीं है, तो रहेगा तो ये भी sp2 ही है, तो ये भी sp2, बट ये डाई मैग्नेटिक हो गया बेटा, मोर स्टेबल। और यही स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ इस तरह से काम हो रहा है। वॉइस तो क्लियर है मेरे ख्याल से? कौन कह रहा है वॉइस नहीं आ रही? एक बेटा एक बार कंफर्म करना, वॉइस क्लियरली आ रही है ना? आप में से किसी एक को नहीं आ रही। इस पार्ट को मैं रिपीट कर दूंगा, बट एक बार कंफर्म कर लो, वॉइस तो आ रही है ना? ऑडियो तो क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलो। तो एक बार मैं इस पार्ट को और ऊपर वाले एग्जाम्पल दोनों को ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि NO2 डाइमराइज कर जाता है। डाइमराइज का मतलब क्या होता है बेटा? डाइमराइज का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल मिलकर चिपक गए, डाइमर बना लिया। डाइमराइज का सिंपल सा मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि NO2 के दो मॉलिक्यूल आपस में आए और चिपक के एक नया मॉलिक्यूल बना लिया, दैट इज N2O4। ऐसा देखने को मिला है कि नॉर्मल सिचुएशन में इस तरह की कहानी होती है। तो मैं आपको वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों NO2 के दो मॉलिक्यूल चिपक के डाइमराइज कर जाते हैं। तो कारण क्या है? कारण यह बेटा कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल N2O4 बना लेता है। क्यों स्टेबल है? NO2 में एक अनपेयर्ड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब इनके बीच में जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, और पेयर्ड हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबिलिटी गेन कर ले रहा है, ठीक है बेटा। इसलिए आप देखो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को डाइमराइज करने की टेंडेंसी होती है, सो दैट वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर हो जाए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं, NO2 ब्राउन कलर का होता है जबकि N2O4 कलरलेस होता है। और आपको पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेशन वगैरह दिखाता है, कलर उसी के कारण आता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में बदलाव आ रहा है। क्या NO2 और N2O4 वाला पॉइंट समझ में आया? ऊपर वाला एग्जांपल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ये समझ में आया? बोलो बेटा। बहुत ही सिंपल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण डाइमराइज कर गया। डाइमराइज करने का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक गए, पेयर अप हो गए। पेयर अप हो गए तो एक स्टेबल कंबाइंड मॉलिक्यूल जनरेट होकर आ रहा है। वेरी गुड विधि, कम ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग सब बताइए। अवनी वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। और ऊपर वाला एग्जाम्पल कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको भी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, देख लो। ये भी बहुत ही सिंपल है बेटा, इसको ढंग से देख लो। इसकी कहानी क्या है कि NO2 जैसी मैं बनाया, NO2 जैसे बनाता हूं तो NO2 के ऊपर हमने NO2 का स्ट्रक्चर भी देखा है।
कि नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, या इसको कोऑर्डिनेट जैसे मन करे वैसे लिख दो, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ऊपर हमने क्या पढ़ा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सराउंडिंग में जुड़ा हुआ है तो आप इसको लोन पेयर की तरह ट्रीट करके हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हो। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा की जगह 3 सिग्मा ले लो, sp ना लिख के अब आप sp2 लिख दो प्लेनर। ClO3 डॉट एक मॉलिक्यूल है, ClO3 डॉट जो है इसके अंदर भी कहानी कुछ ऐसा ही है, या ClO3 भी लिख दो तो चलेगा। इसका 7 इलेक्ट्रॉन था ClO3 में, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया बेटा। अब ये जो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, जो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण ये वाला को फिर से लोन पेयर की तरह ट्रीट करके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा देंगे, तो जो sp2 आने की कोशिश कर रहा था वो sp2 ना के sp3 आ जाएगा, और प्लेनर ना होके ये पिरामिडल हो गया। अब आ गया समझ में ये एग्जाम्पल, बता दो भाई, क्लियर है ये एग्जाम्पल ऊपर वाला? NO2 और ClO3 सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ठीक है, जोड़ लिया। और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तभी कराना है जब सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप के। ज्यादातर ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे अच्छे बुकों में मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड। अगर आप में से कोई वीके जायसवाल वगैरह बनाता तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग एडवांस करके एक टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर भी है ये। बाकी मैं असाइनमेंट में डालूंगा, एक असाइनमेंट में पोस्ट करूंगा ही, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा, तो Cl, एक मिनट अभी कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन शायद चली गई है, अभी मैं सेट कर। आया क्या, स्क्रीन आया? ठीक है, देखो ClO3 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन था बेटा, तो ClO3 भी डाइमराइज करके Cl2O6 बना देता है, डाइमर, ठीक है। और ये भी कैसे बनेगा, तो ये भी कहानी बहुत ही क्लियर है, क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ इस तरह से, और ये फिर आपस में इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन को जोड़ के पेयर अप हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर होगी आपको ये सारा डिस्कशन कि किस तरह से काम हो रहा है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन में एक चीज तो हमने ये सीखी कि ऑड इलेक्ट्रॉन में हमने ये सीखा, गॉन अगेन, क्या स्क्रीन अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ तो रहा है यार, बट स्क्रीन आ रहा है ना अभी? यस सर, यस सर, ठीक है चलो। ओके, देखिए सो एक चीज तो हमने सीखा कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस को नॉर्मली तो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं करते, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर सराउंडिंग में जुड़ा हुआ हो तो उसके कारण कुछ कॉन्ट्रैक्शन इन ऑर्बिटल हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड कर लेंगे आप, ठीक है। तो उसके बेसिस पे शेप वगैरह में भी काम हो जाता है। नेक्स्ट मैंने बोला कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस डाइमराइज करने की भी टेंडेंसी रखते हैं। तो डाइमराइज करने की टेंडेंसी का क्या मतलब है कि दो आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि डाइमराइज कर सकते हैं, उसके एक दो एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाए। अब कई बार एक छोटा सा ट्रिक भी होता है जिसके बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा जाता है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका तो एक तो एमओटी में है, बट जैसे एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के बॉन्ड ऑर्डर के लिए अब ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर मान लो अपने से कोई पूछ रहा है कि NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो एक तो अपना MOT वाला तरीका तो है ही कि NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा MOT का तरीका है कि हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके और बाकी सारी चीजें कर लें, ठीक है। दूसरा ये है कि आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड के, तो थोड़ा वो लॉजिक लगा के NO का अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहे
तो N वो डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। N के बाहर टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, वेरी गुड खुशी, 3 4 और एक बेटा यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो NO का जब भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है बच्चों, उसमें कुछ ऐसा होता है कि इसको नाइट्रोजन को तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा तभी नाइट्रोजन खुश होगा, नहीं तो फिर नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बट उस सिचुएशन में ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले तो 2 वाला सिस्टम बना लो। देखो ऐसा कुछ लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 लिया जाता है फॉर कोवेलेंट बॉन्ड एंड 0.5 लिया जाएगा फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे बच्चों। तो ये क्या चीज है इसको समझिए, मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो इसके लिए एक हो गया, इसके लिए एक हो गया, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 और ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 + 0.5 दैट इज 2.5। 1 + 1 + 0.5 एक्स्ट्रा क्यों हुआ है? ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे मान लो बात कर रहे हैं हम, एक और क्वेश्चन पूछा था, OF करके भी एक कंपाउंड बनता है बेटा, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, आप खुद से निकाल के देख सकते हैं। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो ऑक्सीजन के बारे में बात ऐसे है कि फ्लोरीन से एक बॉन्ड बना लिया है ये, और ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो इसके लिए तो 1, बट ये ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 और ऐड कर देंगे, तो 1 + 0.5 मिलके इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। तो कभी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका आप काउंट करके नहीं निकाल पा रहे बच्चों, तो उसके लिए एक तरीका ये भी है, एक छोटा सा ट्रिक, कि आप उसका स्ट्रक्चर बना लो, नॉर्मल बॉन्ड के लिए हर एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 1 लिखो, और बाकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसके लिए 0.5 लिख दो और ऐड कर दो, तो दैट विल बी दी बॉन्ड ऑर्डर। तो छोटा सा ट्रिक समझ में आया बेटा कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर लिख रहे हैं यहाँ पे।